नोट करिए, इसमें वेक्टर्स में कोलिनियर वेक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2। इफ A and B are non-collinear vectors, then find X for which vectors alpha x minus 2 into vector A plus B and beta is equal to 3 plus 2x into vector A minus 2B are collinear। बनाइए इसे। वन बाई फोर 1/4 क्या बताया? x की वैल्यू 1/4, ठीक है। ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो अल्फा बराबर लैम्डा टाइम्स बीटा लिख करके कंपेयर कर सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x माइनस 2a प्लस बी बराबर 3 प्लस 2x इंटू ए प्लस माइनस 2b इंटू लैम्डा, ऐसे लिख लिया। अब कंपेयर किया ए और बी, या फिर डायरेक्टली ही आप कर सकते हैं ए का कोएफिशिएंट का रेशियो और बी के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए। दैट इज x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 4x इज इक्वल टू 1, x बराबर हो गया 1/4। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, लेट वेक्टर A इज इक्वल टू fx इंटू आई कैप माइनस f डैश x इंटू जे कैप। यहाँ देखिए फंक्शन यूज किया है तो यहाँ से कैलकुलस को रिलेट कर रहे हैं हम लोग वेक्टर की हेल्प से। A और B एनी टू वेक्टर्स हैं एंड hx भी एंटी डेरिवेटिव वाला इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx, ये एंटी डेरिवेटिव है। फिर लिखा इफ h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू 3 and h4 is equal to 7, then vectors A and B are linearly dependent for फर्स्ट ऑप्शन है at least 1x belongs to 1 to 2, सेकेंड ऑप्शन है at least 1x belongs to 2 to 4, थर्ड है at least 1x belongs to 1 to 4, फोर्थ ऑप्शन है at least 2x belongs to 1 to 4। ठीक है, बनाएंगे सभी लोग क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई करिए इसे। इसमें क्वेश्चन में वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट लिखा है तो लीनियरली डिपेंडेंट या पैरेलल का एक ही मतलब है, ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट मींस दैट इज ए की आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो fx अपॉन gx शुड बी इक्वल टू माइनस f डैश x अपॉन g डैश x।
अगर ये आ जाए तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो गया एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू 0। या तो ये है या ये है, दोनों एक ही हैं। इससे आप ये लिख सकते हो और इससे ये लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? देखो, ठीक है। यस सर। तो हमें ये देखना ये वैल्यू कहाँ 0 होगी, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो तो उससे आएगा आंसर। बनाने की कोशिश करिए अब आगे। आया बेटा? आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो अब इससे आगे हमने यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा, एच एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एफ एक्स और जी एक्स। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, यही है। तो एच डैश एक्स कितना होगा, यहाँ से देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो एच डैश एक्स होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। एच डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। यही तो है क्वेश्चन में, ये देखो। तो हमें ये देखना एच डबल डैश एक्स कहाँ 0 होगा। जितने पॉइंट पर एच डबल डैश एक्स 0 होगा उतने ही पॉइंट पर ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन में एच की वैल्यूज दी हुई है कुछ पॉइंट पर। h1 की वैल्यू कितनी दी है, h1 दिया है 1, h2 3, h3 नहीं h4 दिया है 7। अब 1 और 2 के बीच में अगर मैं hx के लिए LMVT लगाऊं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर hx इन इंटरवल 1 to 2। देखिए ज्यादातर जो वेक्टर क्वेश्चन है वो उसमें केवल वेक्टर ही यूज होगा। कैलकुलस को इस तरह से अगर यूज करवाया जाए तो बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन बन सकते हैं। तो मतलब इन जनरल लेकिन वेक्टर्स मतलब प्योर वेक्टर के ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। अब इसकी बात करें 1 से 2 में अगर मैं LMVT लगाता हूं तो क्या होता है फॉर्मूला, h डैश c बराबर h2 माइनस h1 अपॉन 2 माइनस 1 होगा सर। h2 3 माइनस 1 अपॉन 1 2 आ गया। और यही LMVT में 2 से 4 में लगाऊं तो hx के लिए क्या मिलेगा, h डैश c बराबर 4 माइनस h2 अपॉन 4 माइनस 2 इस 7 माइनस 3 अपॉन 2, ये भी आ गया 2। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों जगह c नहीं लिखेंगे, एक जगह c1 लिख लिया दूसरी जगह c2 लिख लिया। तो h डैश c1 बराबर आ गया 2, h डैश c2 बराबर आ गया 2। अब देखिए अगर h डैश x के लिए और h डैश x c1 और c2 दोनों पे वैल्यू सेम है, हमें h डबल डैश देखना है कि 0 होगा। अगर इंटरवल c1 से c2 में हम लोग कौन सी थ्योरम लगा दें, रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका जो डेरिवेटिव होगा h डैश x, क्योंकि c1 c2 पे दोनों वैल्यू सेम है, तो h डबल डैश c 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1 c, फॉर सम c एटलीस्ट 1 c बिटवीन c1 एंड c2। और ये c1 c2 किसके बीच में है, एक 1 से 2 में है और एक 2 से 4 में है। तो ये जो c होगा 1 से 4 के बीच में ही आएगा। तो h डबल डैश की वैल्यू कम से कम एक पॉइंट पर 0 आ रही है 1 और 4 के बीच में। तो मतलब h डबल डैश x की वैल्यू 0 आ रही है, तो h डबल डैश 0 आ रहा है, तो कम से कम एक वैल्यू के लिए क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन। इसलिए इसका आंसर है सी ऑप्शन। देख लीजिए
कोई डाउट है तो बताइए, नोट कर लें इसके सॉल्यूशन को। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। सर LMBT लगाने के बाद क्या करा हमने? LMVT लगाया 1 से 2 में, फिर 2 से 4 में। उसके बाद मैंने रोल्स थ्योरम लगाई, क्योंकि H'(C1) और H'(C2) बराबर आ गए ना। यस तो, सर। तो मैंने रोल्स थ्योरम लगाई H'(X) के लिए C1 से C2 में। रोल्स थ्योरम का ओके स्टेटमेंट क्या सर। है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है जिस फंक्शन में आप रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं, तो H'(X) का डेरिवेटिव H" 0 हो जाएगा, कम से कम एक पॉइंट के लिए। और यही हमें देखना है, H" जहां 0 होगा वहीं पर क्या आएगा, ये वेक्टर्स कोलिनियर और लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे। ठीक है, नोट कर लें इसको। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वेक्टर्स, दैट इज पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? पोजीशन वेक्टर। जैसा कि नाम है, इट स्पेसिफाइज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, with respect to a fixed point, with respect to a fixed point called origin। अब देखिए, हाँ वीडियो में देखें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है और एक ये फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट की पोजीशन मुझे इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो अगर ये मुझे पता चल रहा है कि इस पॉइंट से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में, मतलब तो एक वेक्टर की हेल्प से, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, दिस वेक्टर इज कमिंग, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मान लीजिए यहाँ कहीं स्पेस में, 3D स्पेस में ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन मुझे बताना है। तो एक पॉइंट ओरिजिन या कोई भी पॉइंट आप ले लें जो कि एक फिक्स कर दें उसको कि ये फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशंस बता रहे हैं। तो ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में ये जो वेक्टर OP होगा, दैट विल रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। OP इस पोजीशन वेक्टर, कोई एब्रिविएशन में P भी अगर लिखा है मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर होता है। अब इससे एक फिक्स पॉइंट P ही पता चलेगा, क्यों? क्योंकि OP क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। तो O से इतनी डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में वो पॉइंट है, तो वो एक ही यूनिक पॉइंट ही होगा। तो हर एक पॉइंट को स्पेस में हम लोग पोजीशन वेक्टर की हेल्प से यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिफाइन करते हैं। एक्स वाई प्लेन में है कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉम्प्लेक्स नंबर रख सकते हैं। ऐसे ही वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आता है, तो हम पोजीशन वेक्टर इसका लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी से मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट लिखें, if position vectors of 2 points, if position vectors of 2 points P and Q are, 2 पॉइंट हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, और x1 y1 z1 and x2 y2 z2, देन वेक्टर PQ क्या होगा?
पहले बना लेते हैं। पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो ये मान लीजिए P है, तो ये वेक्टर OP है पोजीशन वेक्टर P का, OQ है पोजीशन वेक्टर Q का। PQ मतलब P से Q की तरफ हम चल रहे हैं, ये ज्वाइन किया। जब इनिशियल पॉइंट सेम हो दो वेक्टर्स के और टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो उनमें डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स आता है। मतलब यहाँ पे देखें तो PQ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रायंगल लॉ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे हमने देखा था कि ये क्या होगा, OQ माइनस OP होगा। OQ मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो अब आगे से आपको पूरा ये डायग्राम बनाने की जगह देखिए, अगर एक वेक्टर है PQ तो इसमें जो बाद में लिखा गया उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जो पहले लिखा गया है उसके पोजीशन वेक्टर में जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वेक्टर PQ मिल जाएगा। मान लीजिए अगर इसका पोजीशन वेक्टर को मैं A लिखता, इसे B लिखता, क्या आता B माइनस A। वैसे यहाँ पे x1 x2 y1 z1 में भी लिखा है, मतलब ये वेक्टर हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इसका वर्टाइसेस है x2 y2 z2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वेक्टर के टर्म में लिखें तो आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q दैट विल बी इक्वल टू PQ, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो वो मैग्नीट्यूड ही है इस वेक्टर का, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला एक तरह से हो गया, टू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी हो, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 दिए हुए हों तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 स्क्वायर लिखो, दोनों सेम होते हैं, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। जैसे कि 2D में पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन में, 2D में भी तो ऐसे ही आता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला है यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आप उसमें भी याद करें तो क्या था, सेक्शन फॉर्मूला था। वहां पे कोऑर्डिनेट की बात करते थे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट जेड के टर्म में लिखते हैं, z1 z2 ऐसे। ऐसे ही वेक्टर में पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट लिखते हुए सेक्शन फॉर्मूला लिखते, ओके। तो पोजीशन वेक्टर्स पॉइंट्स के बारे में बात करें। सेक्शन फॉर्मूला वही सेम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर सब में सिमिलर है, फॉर्मूला तो है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P which divides line joining points A, ब्रैकेट में वेक्टर A लिख रहा हूं, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर A हो गया, एंड B ब्रैकेट में B लिखा, इन द रेशियो m:n is given by एक पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर चाहिए मुझे जो कि A और B को, A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B को ज्वाइन करने वाली लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड करें। तो वो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखिए m इंटू वेक्टर B प्लस n इंटू वेक्टर A अपॉन m प्लस n। एक प्लस के प्लेस पर माइनस हो जाता है, यही पॉइंट आउटसाइड हो मतलब एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ पर प्लस हम यूज करते हैं इंटरनल डिवीजन के केस में, इंटरनल A और B के बीच में आएगा पॉइंट, और एक्सटर्नल डिवीजन हो तो माइनस यहाँ यूज किया जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन। कोई डाउट है इसमें किसी को?
बताएं कोई भी प्रॉब्लम है तो। इसी से आप पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट भी लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी क्या हो, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। सेम फॉर्मूला वहां भी ये यूज करते थे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन जेड लिख लोगे तो 3D में यूज हो गया, वही वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करना एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपान एन प्लस एन, प्लस की जगह माइनस कर देना हर जगह एक्सटर्नल डिवीजन में। और इसी तरह से और फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं सेंटर्स और स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल also known as special points of a triangle, जिसमें फर्स्ट सेंटर है सेंट्रॉइड। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में पढ़ो, 3D में, वेक्टर्स में, कॉम्प्लेक्स में वैसे ही है फॉर्मूला। पोजीशन वेक्टर्स वर्टाइसेस के पता हो तो आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। डेफिनेशन सेम ही है तब में। डेफिनेशन क्या थी सेंट्रॉइड की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। ये एक ट्रायंगल बनाए, मान लीजिए ए का पोजीशन वेक्टर अल्फा है, बी का पोजीशन वेक्टर बीटा है और सी का पोजीशन वेक्टर गामा है। तो इसको ए को मिड पॉइंट से ज्वाइन करें बीसी के, बी को एसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें और इसी तरह से सी को। तो ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं दैट विल बी सेंट्रॉइड। और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए डी मिड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया बीटा प्लस गामा बाई 3 अच्छा 2। अब फिर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस गामा बाई 2, टू कैंसिल अपॉन 2 प्लस 1, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3। ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही है z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। वर्टाइसेस अगर z1 z2 z3 है। सेंट्रॉइड के बाद नेक्स्ट कौन सा सेंटर है, इन सेंटर। इन सेंटर इन सेंटर क्या होता है, डेफिनेशन इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। अब ये पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर अल्फा है, बी का बीटा है और सी का गामा। ठीक है, ये एडी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऐसे ही बी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इन सबका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है इन सेंटर। अब देखिए जो एंगल बाइसेक्टर होती है एडी, वो अपोजिट साइड को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करती है। एंगल बाइसेक्टर एडी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेईई मेंस एडवांस दोनों में ही स्ट्रेट लाइन पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। वेक्टर्स में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर एंगल बाइसेक्टर्स एडी डिवाइड्स अपोजिट साइड BC in a fixed ratio,
दैट इज, बताइए क्या हूँ, एडी जो इस बीसी को एक फिक्स रेशियो बीडी इज टू डीसी, ये रेशियो फिक्स है और ये बराबर होता है किसके, कौन बताएगा? टू रेशो स्पर्श बता रहे हो? सर AB is to AC. ए बी इज टू ए सी, ए बी इज टू ए सी, ए बी को स्मॉल सी से और इसको स्मॉल बी से, इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए बी इज टू ए सी, इस साइड्स के जो एडजेसेंट साइड्स है उसी के रेशियो में डिवाइड करता है, और ए बी को स्मॉल सी और इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया, तो ये सी इज टू बी में डिवाइड करेगा। तो ये डी का पोजिशन वेक्टर क्या आ गया? अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला से, तो बी बीटा प्लस सी बी प्लस सी एंगल बाइसेक्टर एडी। जैसे सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को, 2:1, वैसे ही इन सेंटर भी एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। इन सेंटर आई डिवाइड्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी इन द रेशियो, क्या होता है वो रेशियो, यहाँ देखिए ए आई इज टू आई डी, ये फिक्स रेशियो है। बताइए कौन बताएगा, ए आई इज टू आई डी क्या रेशियो होता है? किसी को नहीं मालूम? ए आई इज टू आई डी, ये रेशियो होता है बी प्लस सी इज टू ए। क्या होगा, बी प्लस सी इज टू ए। अच्छा, बी प्लस सी इज टू ए से, अब देखिए इस एक आई के पोजीशन वेक्टर लिखे तो सेक्शन फॉर्मूला से ए इंटू अल्फा, बी प्लस सी जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बी प्लस सी का आंसर बी बीटा प्लस सी गामा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर आई विल बी ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। यह है इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर। नोट कर लें, कोई दिक्कत हो तो बताएं। बाकी फार्मूला याद कर लें, और सेम फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। कॉम्प्लेक्स में भी az1 प्लस bz2 प्लस cz3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये होता है इन सेंटर। नेक्स्ट फिर बात करेंगे एक्ट सेंटर्स, थर्ड सेंटर्स एक्ट सेंटर्स। एक्ट सेंटर्स क्या होंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर, एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर, ये है एक्ट सेंटर्स। ठीक है, लिखिए यहाँ डेफिनेशन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर and two external angle bisectors, those are act centers। अब पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ए के जो अपोजिट है पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्ट सेंटर I1, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह
जो इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर है सेम है, बस एक की जगह पे क्या कर देते हैं माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा अपान माइनस ए प्लस बी प्लस सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ I2 विल बी, बी की जगह माइनस बी कर दो, ए अल्फा माइनस बी बीटा प्लस सी गामा अपान ए माइनस बी प्लस सी। बी के अपोजिट तो बी के प्लेस पे माइनस बी करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स सेंटर I3 ए अल्फा प्लस बी बीटा माइनस सी गामा अपान ए प्लस बी माइनस। नोट करेंगे इसे। एक्स सेंटर्स ये पोजीशन वेक्टर्स लिखें। उसके बाद और दो सेंटर्स हैं कौन कौन से, आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इसके बाद पढ़ेंगे। फोर्थ वन आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर क्या, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आल्टीट्यूड्स। आल्टीट्यूड्स एक ट्रायंगल के जो हैं अगर अपोजिट साइड पर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालें आप, ये मीडियन नहीं है इन जनरल, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये आल्टीट्यूड है। आल्टीट्यूड इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर कैलकुलेट करने के लिए आगे मेथड में बताऊंगा। इसका जो फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्थो सेंटर या कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है इसमें भी, लेकिन जनरली उसको यूज करने में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे अगर केवल पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं अल्फा बीटा गामा। सारी इंफॉर्मेशन जो फॉर्मूले में है एग्जैक्टली वो दी हुई है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आज तक कभी मुझे भी जरूरत नहीं पड़ी यूज करने की, तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ही कम चांसेस हैं इसको यूज करने की जरूरत पड़े। ऐसा ही क्वेश्चन अगर बनाया जाए डिलिबरेटली तभी यूज करना होगा। तो ये है फॉर्मूला अल्फा tan A प्लस बीटा tan B प्लस गामा tan C अपान tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्थो सेंटर। नेक्स्ट फिर बात करेंगे सरकम सेंटर। आर्थो सेंटर के बाद नेक्स्ट क्या है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर की क्या डेफिनेशन है, it is point of intersection of, it is point of intersection of perpendicular bisectors of sides। साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर की सभी वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है। इसको सेंटर और इसको रेडियस लेकर सर्कल बनाएंगे तो सभी वर्टाइसेस से पास होगा। अगेन पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ भी फार्मूला है, लेकिन अगेन हम इसमें फार्मूला यूज नहीं करते हैं इन जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व करते हैं आर्थो सेंटर सरकम सेंटर के, वो इसके बाद बताएंगे। पहले ये डेफिनेशन देख लीजिए और फार्मूला देख लीजिए क्या है। फार्मूला है यहाँ अल्फा साइन 2a प्लस बीटा साइन 2b प्लस गामा साइन 2c
अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 1c sin 1c। ये है सर्कमसेंटर के लिए, नोट करेंगे। ठीक है, तो ये सभी सेंटर्स मैंने आपको बताया। फर्स्ट 3 सेंटर्स जो बताए उसमें आप फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, एक्सेंटर्स। और बाद में जो बताया आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, उनको लिए फिर क्या करें उसके लिए देखें। सबसे पहले चेक करें कि कहीं ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं है। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे चेक करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आप देख सकते हैं साइड्स की सभी की लेंथ इक्वल आ रही है तो इक्विलैटरल होगा। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड आर्थो सेंटर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब सभी एक ही पॉइंट पे आते हैं। मतलब अगर आपसे कहा जाए फाइंड आर्थो सेंटर, फाइंड सर्कम सेंटर, लेकिन ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल, तो आप सेंट्रॉयड निकाल दो वही आ जाएगा। और सेंट्रॉयड का फॉर्मूला सभी में सबसे आसान है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई। और ये जो पॉइंट है ये सब में एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स में हो चाहे कोऑर्डिनेट में हो, जनरल पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन में एप्लीकेबल है। ठीक, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखें इक्विलैटरल नहीं है तो आप देखिए कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो उसमें आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हम आसानी से निकाल सकते हैं। आर्थो सेंटर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? कौन बता रहा है बताइए? मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। क्या कह रहे हो वापस बताओ स्पर्श। सो मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट तो होता ही आर्थो सेंटर अल्टीट्यूड का, लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा होगा? मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट आ जाए ना तो जिससे ज्यादा आसानी से निकल जाए। आर्थो सेंटर इज द वर्टेक्स at which right angle is formed or obtained। जहाँ पे राइट एंगल बनता है, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में। मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, ए पे राइट एंगल बना, ये जो ए है यही आर्थो सेंटर है। क्यों? यहाँ से जब सी से अल्टीट्यूड डालोगे तो यहाँ यहीं पे जाके मिलेगा, क्योंकि 90 बी से अल्टीट्यूड डालोगे यही मिलेगा, तो ये अल्टीट्यूड दोनों का अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? वो वर्टेक्स ही आ गया है। तो एक वर्टेक्स आता है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है, मिल रहा होता है हमें, वही वर्टेक्स ही आर्थो सेंटर होता है। ठीक नमन। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर अगर निकालना हो, ये तो इन दोनों में कंफ्यूज हो गया। सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो मिड हाइपोटेन्यूज का अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो यही जो होगा वो सर्कम सेंटर होगा, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर है। ठीक, तो आप ट्रायंगल को पहले ऑब्जर्व कर लीजिए कि इक्विलैटरल है, राइट एंगल है। अब इक्विलैटरल भी नहीं है, राइट एंगल भी नहीं है, तो क्या करें? तो भी एक फॉर्मेट है, देखिए। इन एवरी ट्रायंगल आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, पहले लिखते हैं आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर। आर्थो सेंटर को मैंने ओ से लिखा है, सेंट्रॉयड को जी से, सर्कम सेंटर आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, मैं यहाँ सी से लिखा हूँ,
सी आर कोलिनियर। ये जो तीनों होते हैं ये कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं सभी ट्राइंगल में। ये तीन तो कोलिनियर होते ही होते हैं। इन सेंटर भी कोलिनियर हो जाता है आइसोसेलेस में, बाकी किसी भी ट्राइंगल में ये कोलिनियर होंगे। एंड सेंट्रॉयड divides line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये हो गया आर्थोसेंटर O, सेंट्रॉयड G, सर्कमसेंटर C। तो ये सेंट्रॉयड होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली ही डिवाइड करता है। तो अगर सेंट्रॉयड तो आप आसानी से निकाल लोगे, अगर सर्कमसेंटर दिया है या आर्थोसेंटर दिया है तो दूसरा निकल सकता है आसानी से। या आप सर्कमसेंटर निकाल सकते हो क्योंकि तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है, उससे निकाल लो। ठीक है, तो ये याद रखें, आर्थोसेंटर सर्कमसेंटर है, ये सेंट्रॉयड है। और ध्यान रखें कि सेंट्रॉयड डिवाइड करता है। सेंट्रॉयड को जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्थोसेंटर को ओ से, सर्कमसेंटर उसका फर्स्ट लेटर सी से रिप्रेजेंट करके आप याद रखने के लिए कहीं मिस्टेक ना हो 1:2, 2:1 या फिर ओ को बीच में कर दें, तो याद रखने के लिए ये इस तरह से याद कर सकते हैं। ओ जी और ओ के बीच में एक लेटर और रखा मैंने, NGC, ONGC। ओ जहाँ आर्थोसेंटर है, जी सेंट्रॉयड है, सी सर्कमसेंटर है। जी के इधर कितने लेटर हैं 2 और इधर कितना लेटर है 1, तो 2:1 का रेशियो है। अब ONGC कैसे याद रहेगा? ONGC एक बहुत बड़ी कंपनी है ऑयल की, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, उससे याद रख सकते हैं। याद करने में हेल्प के लिए, बाकी आप कैसे भी याद करें आपके ऊपर है। कोई प्रॉब्लम इसमें जो पढ़ा अभी हमने, किसी स्टेप में कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक, फिर आगे इसके अगली क्लास में देखते हैं और पॉइंट्स पढ़ेंगे, इस पे प्रॉपर्टीज और देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे।